हेलो। 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 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। 2:05 से हम लोग शुरू करते हैं। 2 मिनट के बाद फिर किसी को अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने उस दिन देखा था, फूरियर इक्वेशन देखा था, और स्लैब, मेटेलिक स्लैब था, उसमें हमने टेम्परेचर निकाला था। फिर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हमने एनालिसिस किया था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट एनालिसिस करके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि करंट जो फ्लो करता है चार्ज पर सेकंड, दैट इज नोन एज करंट। यहाँ पर क्या है, हीट ट्रांसफर पर सेकंड, तो दिस वन इज नोन एज हीट करंट। वो क्या था, आपका इलेक्ट्रिक करंट था, चार्ज जो फ्लो करता था। और यहाँ पर क्या है, हीट करंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद द टाइम। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, जो उस दिन हमने एनालिसिस किया था इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हम लोग आज सोल्व करेंगे। 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आपको करना है, और आपको करने के बाद गलत हो सही हो, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है मुझे। मैं यहाँ स्क्रीन पे उसको ले आऊँगा और बताऊँगा कि इसमें क्या गलती है। तो मेरे पर्सनल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। जो मेरा पर्सनल नंबर है आप लोग को दिख जाएगा ग्रुप में, 5 बार 9 74132 करके है। तो उस पर आप स्क्रीन फोटो खींचेंगे मोबाइल से, जस्ट सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, और मैं उसको यहाँ स्क्रीन पे लेके उसको आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, फिर मैं उसको सोल्यूशन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2 न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छे से न्यूमेरिकल अगर कर लेंगे तो ये हमारा कमांड हो जाएगा। और एक 10 नंबर या अगर 70 का पेपर होगा तो 7 नंबर का, यदि 100 का होगा तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। 2:05 हो चुका है। मेरी आवाज सभी को समझ में आ रही है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कोई तो रिप्लाई करो, यस नो एनीथिंग। यस सर। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? सही है ना? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो आप लोग ये पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ये क्वेश्चन है, 2 slabs each 100 mm thick and made of a material with thermal conductivity of 16 watt per meter Kelvin and 1600 meter watt per meter Kelvin are placed in contact perfectly if the extreme surface of the arrangement are external है। ये extreme नहीं है बेटा, ये external है। ये एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द अरेंजमेंट आर एट द टेम्परेचर ऑफ, ये है आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस वन इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकालना है, डिटरमाइन द हीट फ्लो थ्रू द कंपोजिट सिस्टम इफ द एयर फिल्स 0.02 mm। मतलब ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, ये 0.02 है। जैसा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप लोग करें। आप तब तक नोट डाउन कीजिए, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, पहले नोट कर लीजिए। ये है, अरे यार
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये हमारा मेटेलिक स्लैब, ये बोल रहा है 2 स्लैब इच 100 mm थिक, मतलब दिस वन इज 100 mm, दिस वन इज यहां से यहां तक जो ये लेंथ है, दिस वन इज 100, यहां से यहां तक ये है 100 mm, एंड दिस वन इज ऑल्सो 100 mm, ये दोनों जो है ये कितना 100 mm, ये आपको मिल गया, ये दिस वन इज 100, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 100 mm, ये आपका 100 एंड 100 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है, ये भी 100 जितना इधर है उतना ही इधर है, दो स्लैब, ये 100 mm, और ये जो थिकनेस है ये कितना दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.02 mm, ये है 0.0, यहाँ है एयर, ये क्या बोला है इसको, ये कंपोजिशन, इफ द एयर फिल्स 0.02 mm थिक गैप, तो ये गैप कितना हो गया, ये गैप जो आप देख रहे हैं ये है आपका 0.02 mm, तो इसको आप लिख लीजिए 0.02 mm, तो ये हो जाएगा आपका कि 0.02, ठीक है, तो इसको आप इसमें नहीं हो रहा है, छोटा नहीं दिखा रहा है, अच्छा ये इधर आ गया, ठीक है, हम इसको रोटेट कर देते हैं, लिख लो यार ऐसे ही, माथा का दर्द, ये है आपका 0.02 है, ये वाला थिकनेस है 0.02 है, तो सबका लेंथ पता चल गया, ठीक है, अब क्या है, जितना एरिया यहाँ पे होगा उतना ही एरिया यहाँ पे होगा, उतना ही एरिया यहाँ पे होगा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसका थिकनेस नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ एक लेंथ दे रखा है, ये कितना थिक होगा ये नहीं दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यूनिट थिकनेस मान लेंगे, अगर जहां भी क्वेश्चन में आपको थिकनेस नहीं दे रखा है, ओनली ये लेंथ दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हीट तो यहाँ से ट्रांसफर होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है आपका, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, ये एक्सटर्नल सरफेस, इसका टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर द क्वेश्चन, ये देखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये टेम्परेचर बोल रहा है आउटर सरफेस जो बाहर का है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर हो गया आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया, अब आपको ये क्वेश्चन करना है, यही करना है, आप सर्किट बनाइए डायग्राम, और सर्किट बना के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फटाफट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे अभी भेजिए, क्वेश्चन लिख लो पहले सब लोग, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं यहाँ स्क्रीन पे ले लूंगा कि क्या है ये,
आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं? क्योंकि मैंने व्हाट्सएप खोल के इसलिए रखा है कि आप खोल के करके जब भेजेंगे तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये स्लैब है, जैसे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ये देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंट टेम्परेचर है। एक टेम्परेचर तो यहाँ, दूसरा टेम्परेचर आपका यहाँ हो गया, ये हो गया। लेटेस्ट कंसीडर इसको मान लेते हैं T1 एंड दिस वन इज T2। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को इंडिकेट कर दीजिए। ये हो गया आपका आउटर टेम्परेचर, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ जो होगा, ये जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये होगा T3। यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ पे होगा T3 एंड यहाँ जो होगा ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, इस स्लैब का, इस स्लैब का टेम्परेचर कितना होगा, T4। तो ऐसे सबसे पहले आप टेम्परेचर एज्यूम कीजिए कि सभी जैसे जैसे आपका हीट क्या हो रहा है, हीट आपका लेफ्ट टू राइट, इधर इस साइड से इधर की ओर आ रहा है। तो जैसे जैसे हीट हमारा, हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे सबसे लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे क्या होगा, सबसे हाई टेम्परेचर होगा। तो अब ये मेटालिक स्लैब इसमें डाला हुआ है, ये एयर डाला हुआ है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर देखें, यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है यहाँ T4 से ज्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो T3 अलग होगा टेम्परेचर, T4 अलग होगा और T2 अलग होगा। तो जितने भी टेम्परेचर हैं आप क्या कीजिए, सारे टेम्परेचर को यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दीजिए। तो ये टेम्परेचर हो गया आपका T1। यहाँ पे हमने जैसे इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट बनाते थे तो हम लोग पोटेंशियल इंडिकेट करते थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेट करेंगे। T1 हो गया, दूसरा टेम्परेचर क्या है, T3। एक और टेम्परेचर बना लीजिए यहाँ पे, इसी लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। दूसरा पॉइंट डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेट कर देंगे, दैट इज T3। ये हो गया हमारा T3, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T4। ये हो गया आपका T4। जिसने कर लिया हो, सर्किट वगैरह बना लिया हो, वो सेंड कर दे। जिसको रामायण कथा सुनना है वो सुनते रहिए, देखते रहिए। नहीं बनाना है तो फिर मत बनाइए। ये है आपका T2। ये चार टेम्परेचर हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिया। अब टेम्परेचर जब इंडिकेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, मटेरियल को देखेंगे कि इसके T1 एंड T3 के बीच में कितने मटेरियल है। तो एक ही मटेरियल है जो A मटेरियल है, जिसका 100 mm थिकनेस है। तो इसका मतलब है कि T1 एंड T3 के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, तो हम एक सिंगल रेजिस्टेंस इसके बीच में दिखा देंगे ऐसे। ये एक रेजिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है। और ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा आपका RA। थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा RA, क्योंकि मटेरियल क्या है, A है, तो हम ये दिखा देंगे R⁻A। ये हमने दिखा दिया एक रेजिस्टेंस इसके बीच में। अब जैसा देखिए T3 और T4 के बीच में कितने मटेरियल्स है, एक मटेरियल B है, दूसरा मटेरियल A है, तीसरा मटेरियल D है। तो 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सबका अलग अलग कंडक्टिविटी दे रखा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों स्लैब का आप देख लीजिए, इसमें दे रखा है कि 2 स्लैब, इसका कंडक्टिविटी दे रखा है with the thermal conductivity this one are placed in contact perfectly if the extreme surface of the arrangement are this one determine the heat flow through the component। जबकि एयर गैप दे रखा है। अच्छा, आपको बी एंड डी का कंडक्टिविटी के बारे में नहीं बोला, तो वो लिख लीजिए, बी एंड डी का भी कंडक्टिविटी इसमें दे रखा है। इसमें बी एंड डी, बी की भी कंडक्टिविटी उतना ही है जितना कि आपका ये 16 जो दे रखा है वो बी एंड डी की है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 2 स्लैब इतना एंड मेड ऑफ मटेरियल विद थर्मल कंडक्टिविटी D1 है। तो ये दोनों आ गया आपका 1600 एंड 1600 का, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका 16 एंड 16 का, और ये जो है आपका, ये जो मेटल है बी एंड डी, ये मेटल है, ये है 1600 का। तो ये आपको ऑलरेडी इसमें बता रखा है। ये आपका है डी का, ठीक है, डी है और बी है, डी एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसो
निकाल ले तो आपको सारे कंडक्टिविटी दे रखे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तो तीनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो 3 रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए, क्योंकि सेम टेम्परेचर T3 एंड T4 सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में क्या है, B है, एयर है एंड D है। तो हम इस दो टर्म ये T3 माइनस T4 के बीच में हम 3 रेजिस्टेंस दिखाएंगे, एक तो RB हो जाएगा, एक R एयर होगा, एक क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। यहाँ पे हम दिखाएंगे 3 रेजिस्टेंस। इस तरह से हम पैरेलल सर्किट बनाएंगे, ऐसे 3 रेजिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा। फर्स्ट में ऊपर क्या है हमारा, RB है, ये सबसे नीचे क्या है, RD है, ये हमारा RD हो गया एंड ये हो गया हमारा A। ये हो गया। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका RD, ये हो गया RD, सॉरी RD नहीं RB, ये है आपका RB, ये हो गया RB, ये हो गया आपका RD, एंड दिस वन ये हो गया आपका R एयर। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये हो जाएगा आपका R एयर, ये हो गया आपका 3 रेजिस्टेंस। अब क्या है, यहाँ पे अगर T4 और T2 के बीच में देखो तो एक रेजिस्टेंस है R, तो हम इसको दिखा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और तो कोई मटेरियल है नहीं, ये हमने दिखा दिया, ये है हमारा RE। अब आपने सर्किट रेजिस्टेंस बन गया। अब क्या करना है, आप सर्किट वैल्यू लिखना है कि आरए वैल्यू क्या होगा। तो आरए देखिए, 2 स्लैब ईच ऑफ 100 mm थिक एंड मेड ऑफ मटेरियल विद थर्मल कंडक्टिविटी दिस वन एंड दिस वन। दो स्लैब बना हुआ है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये है, आर प्लेस इन कांटेक्ट परफेक्टली। अब देखिए, दो स्लैब है वो परफेक्टली कांटेक्ट में है, तो इस तरह से बना, इफ द एक्सट्रीम external surface of the arrangement are at temperature this one determine the heat flow through the composite wall। तो दो स्लैब हैं इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और ये परफेक्टली कांटेक्ट में है। तो इसका है आपका कंडक्टिविटी जो के ए दे रखा है वो है आपका 16, और जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, ठीक है, और बी और डी का जो दे रखा है वो आपका 1600 है, तो परफेक्टली कांटेक्ट में है। इसके साथ यही परफेक्टली कांटेक्ट में है, इसके साथ ये परफेक्टली कांटेक्ट में है, तो आप सारे का रेजिस्टेंस लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे RA, तो RA का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, RA आपने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया था इससे पहले क्लास में, क्या आया था रेजिस्टेंस का वैल्यू, कोई बताओ भाई, मैं कौन करके, क्या आया था रेजिस्टेंस R इक्वल टू कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन K इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, यह आया था हमें L अपॉन L, ये हो गया लेंथ, अपॉन K मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, परपेंडिकुलर एरिया जिधर से हीट ट्रांसफर हो रहा, ठीक है, ये था आपका परपेंडिकुलर एरिया, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, L के जगह पर आपका 100 mm है, ये आप 100 mm पुट कर देंगे, K के जगह पर आपका कितना है, 16 है, 16 पुट कर देंगे। एरिया क्या है, एरिया का एक लेंथ आपको पता है, दूसरा नहीं पता है, ठीक है, तो एरिया हमें क्या चाहिए, हमें एरिया के लिए दिस वन चाहिए और इधर वाला चाहिए अंदर की ओर, तो आपको एक ही, आपको ये लेंथ दे रखा है, ये नहीं, ये भी नहीं पता है आपको ये कितना है। जब नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, उस केस में यूनिट कंसीडर करेंगे। जब भी हमें एरिया नहीं दे रखा होगा तो हम यूनिट कंसीडर करेंगे। तो एल कितना है आपका, एल है आपका 100 mm, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 पुट अप करेंगे, तो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तभी तो mm मीटर में कन्वर्ट होगा, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसको आप 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख दीजिए, ये हो गया आपका। मैं एक आगे सिर्फ लिखता हूँ, बाकी आप लोग कॉपी में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा
10 to the power minus 10 to the power minus 3 अपॉन के का वैल्यू आपको दे रखा है 16, ठीक है। और एरिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये निकल गया हमें आर। सिमिलरली हमारा जितना आर होगा उतना ही आरसी होगा, क्योंकि जितना थिकनेस उसका है उतना ही थिकनेस इसका है, जितना कंडक्टिविटी इसका है उतना ही कंडक्टिविटी, दोनों स्लैब कैसे। अब ये जो है ये बी और बी वाले और ये एयर वाले ये चेंज होंगे, ये डिफरेंट होंगे, इसको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, अब जरा से यहाँ पे इसका थिकनेस आपको दे रखा है, इसका थिकनेस कितना दे रखा है, लेंथ का वैल्यू दे रखा है 0.02 mm, तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा 0.02 mm, इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा 0.02 mm, ठीक है। अब जरा सा देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अब इसकी एरिया हमें चाहिए होगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया जो है वो यूनिट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब ये बात हमें नहीं क्लियर है कि ये जो एयर है वो कितने एरिया में है, तो ये हमें क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था, जो क्लियर नहीं कर सका। मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, कुछ बता रखा है, हाँ बता रखा है कि 40% है ये जो एरिया है आपका, ये दोनों जो एरिया है वो क्या है, टोटल एरिया का 40% है। तो ये अगर आपका 1 एरिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 है एरिया, तो इसका मतलब क्या होगा, बी एंड डी को अगर ऐड कर देंगे तो 1 का 40% क्या हो जाएगा 0.4, और 0.4 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितना ये है उतना ही ये है, तो 0.2, तो ये एरिया हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा एयर का एरिया हो जाएगा 0.6। तो इस तरह से आप आरबी एंड आरडी लिख सकते हैं। तो आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आरबी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आरबी इक्वल टू आर बी, तो आप इसको आर बी लिखिए, आर बी इज इक्वल टू एल, ये हो जाएगा आपका एल अपॉन क्या हो जाएगा हमारा के, तो कंडक्टिविटी इसका दे रखा है, कंडक्टिविटी के इनटू क्या है आपका एरिया ऑफ बी, तो एरिया ऑफ बी ये हो गया। तो एरिया ऑफ बी अब यहाँ पे लिख दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा वो तो आपको लेंथ आपके पास ऑलरेडी दे रखा है 0.02 mm दे रखा है, दिस मच इनटू हाउ मच, इनटू 10 टू पावर माइनस 3, ये हो जाएगा दिस मच इनटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो हम इसको लिखा देते हैं 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, ये टोटल जो है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दिस वन, एक मिनट, तो कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी आपको इसका कंडक्टिविटी जो है वो आपको दे रखा है 1600 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हो जाएगा दिस वन, कंडक्टिविटी हो गया 1600 एंड इनटू हम क्या कर लेंगे, हमें जो इसका 1600 इनटू एरिया ऑफ बी कितना हो गया, एरिया ऑफ बी कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया है हमारा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का ये बोल रहा है कि डी एंड बी का जो दोनों को मिला देंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि 40% एरिया है, तो 1 का 40% कितना हो जाएगा, 40% होगा 0.4, और इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितना बी का एरिया उतना ही डी का एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये हमें निकल गया आरबी, और इतना ही क्या हो जाएगा आपका आरसी, आरबी और आरसी दोनों ही सेम होगा, क्योंकि उसका लेंथ भी सेम है, कंडक्टिविटी भी सेम है, तो आरबी इज इक्वल टू व्हाट, आरबी इज इक्वल टू आरडी, ये हो जाएगा आपका आरबी इज इक्वल टू आरडी। अब बच गया आपका आर एयर, तो आर एयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आर एयर निकालना है, ये हो गया आरबी, आरबी नहीं आरसी, इसको कर देता हूं आरडी, ये हो गया आपका आर डी, ठीक है। तो अब आपका आर डी निकल गया, आर डी निकल गया, अब क्या बचा है, अब ओनली बच गया है आपको, ये बच गया है आर एयर, तो आर एयर के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए कि आर एयर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए ये कैपिटल आर, ठीक है, इसमें सफिक्स डाल दीजिए एयर, तो ये हो जाएगा आपका एयर, तो आर एयर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा
आर एयर इज इक्वल टू लेंथ कितना है उतना ही है जितना ए और बी और डी के लिए था, ये जगह 0.02 इनटू 10 टू पावर -3। तो सेम इसी को कॉम्प्यूटेशन में यहां से कर लेता हूं, ये हो जाएगा इतना, ये this one and divided by what, conductivity है, conductivity of air आपको दे रखा है यहाँ 0.032, ये होगा 0.032 एंड एरिया कितना हो जाएगा, कौन बताएगा एरिया कितना होगा, जल्दी बताओ, माइक ऑन करके जल्दी बताओ एरिया कितना होगा सर 0.6, हाँ 0.6 हाँ 0.6। तो ये हमें निकल गया, सारे एक रेजिस्टेंस निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से पहले बेटा पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांसेप्ट हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो हम वो फेनोमेना लगाएंगे। तो वो भी फेनोमेना में यहाँ पे लाइन मार देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में दिखाया था। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये आर इक्वल इस तीनों का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन कैपिटल आर ई क्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 1 अपॉन आर बी 1 अपॉन आर बी प्लस, ये सब आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर एयर एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर डी, ये आपका आर डी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया हमारा आर डी, ये हो गया। अब आपके पास सारा का कांस्टेंट वैल्यू आ रखा है, आप चाहे तो यहीं से इक्विवेलेंट वैल्यू आप इसमें सब में पुट कर दीजिए और इसका वैल्यू निकालिए, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। जल्दी से आपके पास कैलकुलेटर होगा, निकाल के बताइए कितना वैल्यू आ रहा है, सारे वैल्यू यहाँ पे रखे हुए हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कितना आएगा आर इक्विवेलेंट। माइक ऑन करके बताइए जिसने कर लिया है। कितना है, कैलकुलेटर तो यूज कर ही सकते हो, मोबाइल में भी कैलकुलेटर रहता है। आर इक्विवेलेंट एंड ये हो गया आपका आर ई, अब ये तीनों सीरीज में हो गया तो तीनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, बस हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, आपको आर बी पता है, आर डी पता है, आर एर पता है, आर ए बी मैंने पहले ही निकाल रखा है, आर ए बी का वैल्यू जो निकाला था वो ये था, आर ए ये हो सेम ही होगा आर बी, सारे का वैल्यू कैलकुलेटर से यूज करके निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। (0.02 divided by 1600 is equal to this one and divided by 0.2 is equal to this one, ये आ गया 6.25 into 10 to power 2 5 और 3 8 हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे आर एयर का, ये निकालेंगे, ये आ गया आपका 6.25 10 to power 5 minus 3 10 to power minus 8,
ये आ रहा है हमारा, देख लेना, चेक कर लेना, मिला लेना, मैं लिखने जा रहा हूँ। ये आएगा आपका 6.25 इंटू, हाँ लिखो यार, 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा, इधर जगह ही नहीं है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये है 10 टू पावर माइनस 8। ये आ गया आपका आर बी एंड आर डी। अब आप आर एयर निकालिए, तो आर एयर निकालना है तो आप इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। आर एयर का वैल्यू बताइए कितना आया, आर एयर का वैल्यू निकालेंगे -3 कितना, 1.042 क्रॉस 1.042 क्रॉस 10 की पावर -3 10 टू पावर माइनस 3, एक मिनट, क्रॉस ये हो गया 10 टू पावर -3, ये ठीक है ना जो मैंने निकाले हैं, सो क्रॉस चेक किए हो? ये ठीक है सर। हाँ चलो, अब ये बताओ आर ए का, आर बी का और आर ए और आर ई का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। ओके सर, एक मिनट। हंड्रेड इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 60, तो 16.96 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 रुपया 48, 6.25 क्रॉस 10 की पावर -3 6.25 into 10 power minus 3। ये हो गया, अब तीनों निकल गया कैलकुलेशन। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन है उसमें पुट अप कर दीजिए। ये आपको आर इक्विवेलेंट बता दीजिए, आर ए आपको पता, आर बी पता है, या आर बी आर डी पता है, आर एयर पता है, तीनों को इसमें पुट कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यू बता दीजिए कितना है आर इक्विवेलेंट का। बाकी लोग भी कुछ करो यार, एक ही बच्चा वो कर रहा है, बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा। तो 3.125 into 10 to the power -8। एक मिनट, 3.125 into 10 की पावर -8 10 to the power 10 to the power -8, गुड, सही है, 10 to the power -8। चलिए, तो हमें ये आर इक्विवेलेंट निकल गया, बहुत छोटा आ रहा है ये, बहुत कम है वैल्यू 10 to the power -8। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों जो सर्किट है आर ए, आर इक्विवेलेंट और आर ई का, इसको निकालने के लिए आर, अब हम क्या लिखेंगे, आर नेट। अब हमें नेट निकलेगा रेजिस्टेंस, तो नेट निकालने के लिए हम लिखेंगे आर नेट, एंड आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो तीनों को ऐड जैसे ही करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आर ए, यहीं से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा, इसको सफिक्स चेंज कर देते हैं, आर ए प्लस आर इक्विवेलेंट, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट ऑलरेडी है, आर इक्विवेलेंट एंड प्लस क्या हो जाएगा हमारा आर ई, तो इसको हम लोग आर ई कर दिया। अब तीनों को जोड़ के निकाल लीजिए कि ये कितना आया, आर नेट का वैल्यू बताइए कितना है। तो 0.0125 0.0125, यही है ना, यस सर। ये है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ही पूछा हमसे, क्यू नॉट पूछा है,
तो Q नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय R नीड, ठीक है। तो Q नॉट इक्वल टू अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q एंड नॉट, Q नॉट मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो हो जाएगा हमारा, Q नॉट इज इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है 250 और मिनिमम टेम्परेचर आउटर सरफेस का 30, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 250 माइनस 30। अब रही बात, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि क्या सर हम इसको कैलोरी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए 250 प्लस 273 तो कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, फिर 30 प्लस 273 तो इधर भी प्लस करें इधर भी माइनस करें तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जब डिफरेंस करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, कट जाएगा, कोई मतलब रहेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, डालेंगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं डालेंगे तो भी गलत नहीं होगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस डालना है, तो दैट इज ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस को ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी निकाल रखा है, आर इक्विवेलेंट ये कितना है 0.0125, ये देखिए कितना आएगा, देखिए जरा कितना आ रहा है 250 या माइनस यानी 220 डिवाइडेड बाय 0.0125, तो इसका आंसर आ रहा है 70,600 1600 अच्छा 70,600 ना, हाँ यही है ना, 1717 अच्छा 17 ओके 17600 यही है ना, यही है ना बेटा। हाँ तो ये क्या, ये आया आपको वाट, ये आया आपको वाट में आया, जूल पर सेकेंड आया वाट में, क्योंकि आपको जो वो दे रखा है कंडक्टिविटी जो दे रखा है वाट में, किलो वाट में नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाट में, किलो वाट में है। अगर वाट में है ना, तो ये आया इतना वाट, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप या तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ओनली वाट में लिख दीजिए, नहीं तो अगर आपको और स्पेसिफाई करना है तो आप क्या लिखेंगे 17.6 किलोवाट। दिस इज द आंसर, ये हो गया इसका आंसर कि इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इस कंपोजिट सिस्टम से। समझ में आ गया सबको? छापना है तो छाप लो जल्दी से, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन इधर दिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि ये है, अब एक टर्म आता है कांटेक्ट रेजिस्टेंस, जब वो पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा कि एयर गैप डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अभी नहीं बताया है आपको, वो आपके आगे बताना। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस एनालॉजी का प्रॉब्लम था जो हमें करना था। तो आई होप कि इसमें से ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, जरा सा बताइए कि कैसे। अदरवाइज हम चले आगे के क्वेश्चन में। चलिए नहीं रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यही मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया था, ये क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है। तो आप जरा सा क्वेश्चन लिखिए, मैंने टाइप करके पहले से रखा नहीं है, मैं आपको लिखाऊंगा। तो लिखिए इसमें क्वेश्चन, ये पहले डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम आप बना लें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सर्किट ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से सोल्व होगा।
बोलो क्वेश्चन लिखिए। इंडिकेट अ कंपोजिट सिस्टम, indicate a composite system having heat transfer with, indicate a composite system, ये मैंने आपको पहले से इंडिकेट करके दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिकेट करना, लेकिन मैंने पहले से डायग्राम आपको दे रखा है। इंडिकेट अ कंपोजिट सिस्टम हैविंग हीट ट्रांसफर विद सीरीज एंड पैरेलल बैरियर्स, सीरीज एंड पैरेलल बैरियर्स, फुल स्टॉप। A composite wall, a composite wall for thermal insulation, a composite wall for thermal insulation has a rectangular section, has a rectangular section 2 मीटर into 0.5 मीटर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है कि 2 मीटर into 0.5 मीटर, जो ए हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर एरिया वो दे रखा है। has a rectangular section 2 मीटर into 0.5 मीटर and is made from timber, and is made from timber 15 centimeter thick, comma 15 centimeter thick, comma cork board, cork CORK, cork board, board BOARD, cork board 30 centimeter thick, cork board 30 centimeter thick, and a steel plate 5 centimeter thick, and a steel plate 5 centimeter thick, full stop। The temperature at the outside faces of timber, the temperature at the outside faces of timber and steel are 25 degree centigrade, 25 degree centigrade and 150 degree centigrade respectively। (25 degree centigrade and 150 degree centigrade respectively, full stop। How the heat transfer rate would be affected, how the heat transfer rate would be affected if aluminum rods of 4 centimeter diameter, if aluminum rods of 4 centimeter diameter were inserted through each square meter of the composite wall. How the heat transfer rate would be affected if the aluminum rod of 4 centimeter diameter were inserted through each square meter of the composite wall. Neglect the effect of bolt heads and all lateral heat transfer, full stop। उसके बाद लिखिए the thermal conductivity सभी मटेरियल का दे रखा है। the thermal conductivities are timber 0.12 watt per meter Kelvin, 0.12 watt per meter Kelvin, comma cork
कॉर्ड का कंडक्टिविटी है 0.035 वाट पर मीटर केल्विन, कॉमा स्टील की कंडक्टिविटी है 45 वाट पर मीटर केल्विन, एंड एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी है 205 वाट पर मीटर केल्विन। ये सारे कंडक्टिविटी आपको दे रखे हैं और ये आपके डायग्राम सामने है। अब आपको बताना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे ऐसे जब उसको इंजर्ट कर देगा तो कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विदाउट एल्युमिनियम का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे, फिर उसमें एल्युमिनियम इंजर्ट करके तब निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि कितना परसेंट हीट का रिजेक्शन हुआ है एल्युमिनियम को इंजर्ट करने से। ये करना आई थिंक 240-50 हो गया। आप ये क्वेश्चन घर से ही करिएगा क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है। आप घर से ही करें इस क्वेश्चन को करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी सेंड कर सकते हैं। मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा क्या सही है या गलत है, ठीक है। ये आपका अटेंडेंस के लिए आप इसको भर दीजिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। इसको फिल करके तभी लीव करना, नहीं तो तुम लोगों में से क्वेश्चन लिखा भी है कि नहीं लिखा है यार, ऑनलाइन का तो यही प्रॉब्लम है, कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। कल से तुम लोग अपना वीडियो बेटा ऑन रखो, कुछ पता नहीं चलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, लिख भी रहे हो नहीं लिख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 2 बच्चे 3 बच्चे रिप्लाई लिख लिया सर। लिख लिया, क्वेश्चन पूरा लिखा गया। हाँ सर पूरा लिख लिया। इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक विद एल्युमिनियम, एक होगा विदाउट एल्युमिनियम, और दोनों को बस परसेंटेज बताना है कितना है रिडक्शन हुआ है हीट का, ठीक है। फिर कल हम लोग कल फ्राइडे है ना, तो कल मैं 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन शुरू कर दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है हीट जनरेशन का, वो पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द हीट जनरेशन, व्हाट इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ मेटालिक स्लैब, उसके बाद इन अ सिलिंड्रिकल सिस्टम, इन अ स्फेरिकल सिस्टम, और फिर हम आ जाएंगे 1 से 3 डायमेंशनल पे, ठीक है। तो अब आप लोग कंटिन्यू रहिए क्योंकि अगर आप लोग अब मिस करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यू रहना, क्योंकि कल वाला बेसिक इक्वेशन है, कल अगर ठीक से समझ आ जाएगा तो आपको 3 डायमेंशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो 1 डायमेंशन पढ़ाने का यही मोटिव है कि 3 डायमेंशन पढ़ाने से पहले 1 डायमेंशन समझाया जाए, फिर उसके बाद आप लोग 3 डायमेंशन इजी समझ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो आपको जो अभी तक कराया है ये सब हो सकता है 11-12 में अगर आपने IIT वगैरह का तैयारी किया है तो यहाँ तक मे भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आगे हो डीप हो, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन कल जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, वो चीज़ें आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें नया टर्म आएगा, तो आप लोग कल से कंटिन्यू रहें और जितने भी चीज़ें करा रहा हूँ आप कॉपी में नोट्स करते जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे थे जो बोला था कि जो नोट्स सर मेरे को भेज दीजिए, तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि मेरे पास नोट्स नहीं है और मैं अवेलेबल नहीं करा सकता। हाँ आप लोग जब आएंगे तब जितना बना सकते हैं बनाइए, आपके सीनियर का नोट्स पढ़ा होगा उनसे मैं दिलवा दूंगा कि उन्होंने क्लास में जो नोट डाउन किया होगा, जैसे आप नोट कर रहे हैं उसी तरह से जब क्लास में पढ़ा रहा था तो वो लोग नोट करते थे, तो उनका नोट्स पढ़ा होगा। फाइल जो बना हुआ है वो उन्हीं का नोट्स का फोटो कॉपी करके बनाया, तो वो छोटे छोटे लिख रखे हैं, वो भेजूंगा भी अगर स्कैन करके तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे अच्छे हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है उनकी कॉपी मिल जाए, तो वो कॉपी जब आप लोग आएंगे तब तक हो ही सकता है 1-2 महीने में वैक्सीन आ जाए तो खुल जाएगा ये सब, आप लोग आएंगे आपको नोटबुक
अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, अगर वो लोग नहीं आते हैं अभी और उनका आना जाना नहीं होता, अगर ये ज़्यादा लंबा चलेगा तो आपको इसी नोट्स पे काम चलाना है जो नोट्स अभी आप कर रहे हैं, और अपना नोट्स बेटर होता है तो आप बनाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं 100% कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि दे ही दूंगा नोट्स, अवेलेबल हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, नोट्स करा रहा हूँ। जहाँ पे छूटता है तो आप रिपीट कीजिए, माइक ऑन कर दीजिए, बोलिए, 1 बाय 1 बोलिए, कोई इशू नहीं है मेरे से। हाँ, सब एक ही बार बोलने लगे तो दिक्कत होगा, मैं स्लो बोलूँगा, लेकिन नोट्स आप बनाते चलिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट जब पढ़ता है उसका अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का, लिखने का। तो सीनियर जो आपके देंगे वो उनका अपना तरीका है लिखने का, कुछ चीज़ें मैंने कराया होगा, कुछ चीज़ें उन्होंने जो उन्होंने मेरे से क्लास में सुना होगा, हर चीज़ तो मैं नोट डाउन नहीं कराया होगा, तो उस उनके माइंड में जब आएगा तो उस चीज़ को भी नोट डाउन किया होगा। तो उसी तरह से आप भी अभी जो सुन रहे हैं तो आपका कुछ माइंड में स्ट्राइक करेगा, तो वो आप नोट डाउन करें तो वो आपका अपना नोट्स होगा और वो आपको आगे भी काम मिलेगा। मैं तो इतना बोलता हूँ अगर ढंग से आप कर लेंगे तो गेट में ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफ हो जाएगा, बशर्ते कि अगर आप इसको करते चलेंगे तब। हाँ, अगर नहीं बोलेंगे, मेरे को बताएंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लैकिंग हो रहा है। आप मेरे को अगर सामने में बैठ के क्लास में करते तो मैं चेहरा देख के ही पता कर लेता कि कौन स्टूडेंट समझ रहा है नहीं समझ रहा है। लेकिन आप जिस तरह से हम लोग जिस मीडियम को यूज कर रहे हैं, आपका फेस भी मैं नहीं देख सकता, पता भी नहीं चलता कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ, लेकिन मैं अपने तरीके से चाह रहा हूँ कि जितना इजी वे में हो सकता है, जितना सिंपली लेके चल सकते हैं उतना मैं लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, नहीं बताएंगे तो फिर मुश्किल है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और पता चलेगा सिलेबस खिंचा गया। मुझे सिलेबस खींचने की कोई जल्दीबाजी नहीं, आप 2 ही यूनिट पढ़िए, ढंग से पढ़िए, 3 यूनिट पढ़िए, ढंग से पढ़िए। भगा के पढ़ाने का मतलब है तो हार्डली आपको 10 से 15 दिन में 5 यूनिट ठीक होगा, अगर भगा भगा के पढ़ाना है। यहाँ पे मैंने शुरू किया, आँख बंद किया, अपना बोलना शुरू किया, टाइम हुआ 1 घंटा हो गया जी, बस। आप समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो मोटिव नहीं है। जितना देर पढ़ाएं थोड़ा सा आप समझिए, आप भी कुछ कीजिए। जैसे 2-3 बच्चे अभी आज शामिल हुए, वो अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, नोटबुक लेके, कॉपी लेके, कलम लेके आप बैठे, उसको सोल्व करें। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, आप मेरे से शेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं उसको बताऊंगा आपको, ये सॉर्ट आउट कीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोगों ने अगर फीडबैक भर लिया है तो निकल सकते हैं। चलिए, आज का सेशन ऑफ करते हैं। ठीक है, बाय।